गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज छोटी सी बात बता रहे हैं, उसको समझिएगा, फिर भी क्वेश्चन में आएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, सर हमको एग्जाम में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन हो जाता है, इतना स्ट्रगल लगता है भगवान मेरी लाइफ में ही सारा स्ट्रगल भर दिया। ऐसे लगता है सर हम लोगों को कि सारा स्ट्रगल मेरी लाइफ में ही आ गया है। उन बच्चों के लिए 2 लाइन की कहानी बताऊंगा मैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सुनिए। जब तितली का बच्चा जब पैदा होता है ना, वो कोकून से निकलता है, और जब वो कोकून से निकलता है ना, तो कोकून में जो छोटा सा छेद होता है, उससे उस बच्चे को पूरा संघर्ष करते हुए, फड़फड़ाते हुए, बहुत एनर्जी लगाते हुए निकलना पड़ता है। तो एकदम छोटा सा छेद से उसको निकलने में काफी टाइम भी लगता है, 2-4 घंटे लगते हैं, लेकिन पूरी एनर्जी लगा के बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि एक दयालु आदमी ने एक तितली के बच्चे को कोकून से निकलते हुए तो उस आदमी ने क्या किया कि देखा कि तितली नहीं निकल पा रही, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तितली बार बार गिर जा रही है, उसका एनर्जी नहीं है उस कोकून से लड़ने का। तो क्या किया उस दयालु आदमी ने, उस कोकून के छेद को ब्लेड से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जिसके कारण तितली उससे आराम से निकल गई। आराम से तितली तो निकल गई, लेकिन क्या हुआ आगे देखिए। जब तितली वहां आराम से निकल गई उस कोकून से, तो निकल के जब नीचे गिरी, तो उस आदमी ने देखा कि अब तितली उड़ नहीं पा रही है, तितली हो गई अपंग। क्यों हुआ ऐसा देखिए। जब भगवान ने उसका बर्थ प्रोसेस बनाया ही वैसा है। क्या भगवान ने बनाया है कि जब तितली जब कोकून से निकलती है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष के बाद वो बहुत ज्यादा संघर्ष करती है, तब उसके बॉडी में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड निकल के उसके पंख में लगता है, तब उसके पंख पूरी तरह खुल जाते हैं और फड़फड़ा के वो उड़ती है। समझ में आया? तो संघर्ष से क्या हुआ, क्या मिला तितली को कि उड़ना मिला, कि आप संघर्ष करेगी तितली तब उड़ पाएगी, यदि संघर्ष नहीं करेगी तो नहीं उड़ पाएगी। भगवान ने उसका बर्थ प्रोसेस ऐसा ही बनाया है कि उसकी लाइफ में संघर्ष दिया है। यदि संघर्ष करेगी तभी वो जी पाएगी, उड़ने वाली तितली बन पाएगी। तो याद रखिए, हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष बिना आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन सकते, कैपेबल पर्सन नहीं बन सकते। पर्सन तो बन जाएंगे लेकिन कैपेबल नहीं बन पाएंगे। तो लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आज तकलीफें हो रही है, आज प्रॉब्लम हो रही है, आज परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे लड़ो और लड़के कैपेबल पर्सन बन जाओ कि फ्यूचर में कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज परेशानी झेल लोगे तो फ्यूचर आराम से गुजरेगा। याद रखिएगा, चीज को समझिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, चीज को समझिए। और एक चीज बता रहा हूं, देखिए, छोटी सी बात है, समझिए। हार तब होती है जब आप मान लेते हो, और जीत तब होती है जब आप ठान लेते हो। याद रखिएगा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो होगा ही। स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है, फेस करो, सो डरना नहीं है एकदम। जब भी तकलीफें आए बोलना मैं खड़ा हूं, मैं। अपना नाम लीजिएगा, तकलीफ के ऊपर एकदम कदम रख के आगे बढ़ जाइएगा। अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम को रखिएगा कि हम इस परेशानी को चुटकी में हैंडल कर देंगे। आज स्ट्रगल से आप सीख रहे हो कि तकलीफे को कैसा हैंडल करना है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये सब। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन में आ रहे, देखिए, आइए बीबीआई क्वेश्चन सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर ऑडिट एंड कंपनी अकाउंट्स या कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का प्रीवियस क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। मैं आपको ऑडिट में अप्रोक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन बताऊंगा और अकाउंट्स में 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं। अप्रोक्सीमेटली दोनों का मिला के 20-22 क्वेश्चन होंगे, और एकदम दे आर सो मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, टाइम नहीं है तो कंसेप्चुअली समझ के चल जाइएगा। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिसंबर एग्जाम, तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं खाली क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, ये सीट पीडीएफ सीट दे दूंगा आंसर के साथ, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू डिफरेंट सेक्टर। किस किस सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है उसका प्रोविजन के बारे में आपको बताना है। जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे एप्लीकेबल है। कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना करता है, जब आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो प्रीवियस ईयर।
कब कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए, आप पूरा डिटेल आंसर दिया हुआ पढ़िएगा। तो पहला प्रोविजन यही है, पहला क्वेश्चन यही है कि कॉस्ट ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जो प्रोविजन बनता है उसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन में आ रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कंसेप्चुअली समझ के चल जाइए आंसर को, बस कुछ नहीं है, फंडा से लिखिए। डिस्कस द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, जैसे बेसिकली इंस्पेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, पूरा आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर पढ़ना और समझना है। डिस्कस द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का क्या क्या मेथड है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, मेंशन द सर्विस that an auditor cannot render under section 144 of the Companies Act। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 144 में ऑडिटर क्या क्या सर्विस नहीं दे रहा है, मतलब ये प्रोविजन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या सर्विस नहीं दे सकता है। जैसे इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्चुअरियल सर्विस नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता है, मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकता है। ये सब आंसर दिया हुआ पढ़िएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या सर्विस नहीं दे सकता है सेक्शन 144 में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द जनरल कंटेंट ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। जो ऑडिटर के साथ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बनता है उसका कंटेंट क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति, मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेटर लिया जाता है, ऑडिटर का रेस्ट्रिक्शंस या लायबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप क्या, एंगेजमेंट क्या, सब चीज को समझ लीजिएगा आंसर पढ़ के और लिखिएगा आराम से समझ के। व्हाट आर द जनरल कंटेंट ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट में क्या क्या देखना पड़ता है, जैसे बायलॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज क्या है, डिड में लिखा रहता है बायलॉज क्या है, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर चेक कीजिए, ये जनरल पॉइंट है। ऑडिट ऑफ इनकम, ऑडिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम का ऑडिट करेंगे, कहाँ कहाँ से इनकम आया। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर टू। इन्वेंटरी जो स्टॉक पड़ा होता है उसका फिजिकली वेरिफिकेशन कैसे ऑडिटर करता है और ऑडिटर का क्या क्या जिम्मेदारी है उसके प्रति। ठीक है, इसमें ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 501 का मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं पता है तो खाली ऐसे का नाम पुट ऑन कर दीजिए तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट एंड करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट एंड करेंट ऑडिट फाइल के बीच डिफरेंस क्या है, जरूर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट के बीच क्या डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं, इंटरनल ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है। बाकी मैंने सारा डिफरेंस लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन खाली समझ के चल जाइएगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मैटर टू बी कंसिडर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ऑडिट करते समय अपने को क्या क्या पॉइंट देखना है, जैसे ट्रस्ट डीड हॉस्पिटल का क्या है, पेशेंट लोगों को जो वाउचर इशू किया जाता है क्या क्या है, पेशेंट लोग से जो इनकम आता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब समझना है। तो हॉस्पिटल का ऑडिट में ऑडिटर का क्या जिम्मेदारी है वो चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, ऑडिटर सर्टिफिकेट जो देता है, उसके बीच डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट्स और क्वालिफाइड रिपोर्ट के बीच डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट। एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या चीज होना चाहिए, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट ऑफ द रिपोर्ट, ओपिनियन ऑडिटर का, ऑडिटर सिग्नेचर, ये सब होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, वही चीज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टेस्ट चेकिंग इन ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में टेस्ट चेकिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। सेक्शन 144 में डिस्क्वालिफिकेशन बोला गया है ऑडिटर्स का, वही सब लिखना है कि ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, discuss the provision under section 139 subsection 7 relating to the appointment of the first auditor in a government and government company में जब first auditor appoint होता है उसका क्या क्या provision है। क्वेश्चन नंबर 17, briefly mention the provision relating to cost audit का provision। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18, बस 18 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 18 है,
प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जो फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी में, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में अपॉइंट होता है, जो बोर्ड अपॉइंट करता है 30 दिन के अंदर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, उसका क्या प्रोविजन है। ये 18 क्वेश्चन ऑडिट में देख लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको देखने का दरकार नहीं है। अकाउंट में मैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाज के लाया हूं। ये 7 क्वेश्चन एकदम देख के जाइएगा, छोड़िएगा मत, तो कुछ नहीं होता, इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको एक बार एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर पुट ऑन करना है। खाली आंसर भी याद रहा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कैलकुलेशन ऑन रिटर्न ऑफ इक्विटी का एक सम है, आपको ये सम देख लिए, एग्जाम में क्वेश्चन याद नहीं है, या इक्विटी का सम है आपको 14% याद है, 14% पुट ऑन कर दीजिए, नंबर मिल जाएगा इस बार। समझ में आया? क्योंकि इस बार आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर डालना है प्रैक्टिकल सम में, तो जरूर देख के जाइएगा सब क्वेश्चन, आंसर देख लीजिए कम से कम। और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे उसका एक सम है। 7-8 क्वेश्चन लाया, सिर्फ 7 क्वेश्चन दिया हूं मैं अकाउंट्स में आपको। एक्सप्लेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी का क्या कंसेप्ट है वो चीज बताना है आपको। और एक क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है। और एक है बाईबैक का एक सम है, कंपनी का एक सम दिया हुआ है बाईबैक का, आंसर उसका आएगा, कंपनी 1 लाख शेयर्स 20 रुपया करके खरीद सकता है, तो ये बाईबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सम बनता है, एक बाईबैक का सम होगा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सम दिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको जरूर देखिएगा। और एक तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट का क्लास सम है। बस इस इतना क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ देखने का और प्रकार नहीं है। इतना क्वेश्चन जरूर देख के जाएगा, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर ऑडिट एंड अकाउंट्स। ऑडिट एंड अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।